नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। अगर आप महाविलय के समर्थक और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। वर्षों से पार्टी की सेवा और इस बार चुनाव में एक मौके की उम्मीद लिए बैठे लोगों से लालू जी ने कहा है कि छंटनी के लिए तैयार हो जाइए। विधायक से लेकर अध्यक्ष और अध्यक्ष टाइप के लोगों को भी ये संदेश दे दिया गया है। ऐसा आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों या बड़ी बड़ी कंपनियां मंदी के दौर में करती हैं, पर दिलचस्प यह है कि मंदी दूर करने का दावा करने वाले महाविलय के लोग ही मंदी का एहसास करा रहे हैं। नौकरी में अगर ऐसी नौबत आती है तो आप वर्क विदाउट पे यानी बिना पैसे के काम का आवेदन भी दे सकते हैं ताकि आगे आपको मौका मिलता रहे। पर यहां राजनीतिक दल छटनी के बाद भी सड़क पर उतरने को कह रहे हैं, वो भी विरोध के लिए नहीं, समर्थन के लिए। अगर आपको लगता है कि लालू जी ही निर्मोही हो गए हैं तो आप गलत हैं। उधर अमित शाह भी नेताओं को समझा बुझा कर गए हैं कि मोदी की माला थामे रखिए। कुल मिलाकर बात यह है कि कार्यकर्ता माला लेकर तैयार है, पर डाले किसके गले में, इसी को लेकर है कैश 22 की स्थिति। लालू जी आजकल उम्मीदों के बगीचे में घूम रहे हैं। उन्हें जगह जगह फूल नजर आ रहे हैं। दिल्ली में विलय की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी के गले में गुलाब की माला डाल दी गई है, और पटना में भी कहा कि कार्यकर्ता छटनी के लिए तैयार है, पर उन्हें अलग नहीं करेंगे बल्कि माला बनाकर ही साथ रखेंगे। तो समझना मुश्किल है कि ये माला है या फांस है लोगों के लिए। एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। दोनों तरफ से छटनी नहीं होगा। मान लो जितना जिला है उतना अध्यक्ष हमारा भी है, उनका भी है, या और कोई दल का भी होगा, तो एक जिला में देखे को ना अध्यक्ष रहेगा। प्रखंड अध्यक्ष भी एक है तो वहाँ भी दो है तो वहाँ भी एक होगा। सब चर्चा करके तो बना दिया जाएगा। अब बाकी छट गया तो छटैया थोड़ी हो गया। जितने सरल अंदाज में लालू ये बात कह गए, मामला उतना सीधा भी नहीं है। पहली बार जनता परिवार के एक घटक ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। संदेश ये कि विलय के बाद कईयों की जमीन खिसक भी सकती है। लालू जानते हैं कि सारा खेल कार्यकर्ताओं का है। विलय का मंत्र अगर सही तरह नहीं सिखाया तो नतीजा ही स्वाहा हो सकता है। इसलिए जरा फिर सुनिए लालू ने कहा क्या। टिकट एक ही जगह न मिला एक आदमी को हो। आज यदि था हम टिकट देते थे, ये लोग भी देता था, और भी मान लो कांग्रेस से देता था, एनसीपी देता था, बीजेपी देता। जब एक पार्टी विलय हो जाएगा तो एक ही आदमी ने टिकट देगा। दरअसल लालू यादव का बयान उस समस्या की एक बानगी है जिससे पूरा जनता परिवार जूझ रहा है। एक तरफ बीजेपी बूथ स्तर तक अपने लोगों को सक्रिय करने में लगी है, तो दूसरी तरफ लालू नीतीश कुमार के साथ मिलकर ये तय कर रहे हैं कि संगठन कैसा हो। सवाल इस बात को लेकर भी है कि लोगों के बीच पहचान क्या हो। कमेटी बनी है, लोग बैठ करके डिसाइड करेंगे, जल्दी करेंगे। उम्मीद है कि अब जब एक बार अध्यक्ष का चयन हो गया तो आप समझते हैं कि वो अध्यक्ष बैठे रहेंगे। एक तरफ इतिहास दोहराने की तैयारी है तो दूसरी तरफ समस्याएं भी उतनी ही ऐतिहासिक हैं। असर इसी का है कि लालू बिना जोखिम लिए सब कुछ साफ कर देना चाहते हैं, पर बीजेपी को लगता है कि प्रयोग कोई भी हो, मोदी हर प्रयोग पर भारी है। कोई ताकत नहीं होगी, ताकत होगी जनता की ताकत, और वो जनता का प्यार और स्नेह नरेंद्र मोदी के साथ। जनता परिवार के बीच पहचान को लेकर असमंजस की स्थिति है, तो सवाल बीजेपी के अंदर भी बिहार बीजेपी की पहचान को लेकर है। सवाल यह है कि पहचान की इस तस्वीर में क्या कार्यकर्ता खुशी से अपना रंग भरने को तैयार होंगे, या सारी की सारी तैयारी कोरे कागज पर ही रह जाएगी। ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विजय सिन्हा साहब हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुहेली मेहता हैं एलजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शक्ति यादव साहब आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे ये भी कहा गया है कि नवल शर्मा जेडीयू से शायद आएंगे, तो लेट्स होप कि वो टाइम पर आ जाए। आज के न्यूज़ मेकर आरजेडी पार्टी है। आपके नेता ने कहा कि छटनी के लिए तैयार रहे। जिन लोगों ने ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखी नहीं होगी उनके लिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि छटनी के लिए तैयार रहें, आरजेडी ने संदेश दिया, इसका क्या मतलब है? शक्ति यादव साहब, आपने शायद देखा नहीं, आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने जिन वक्तव्यों को आप इशारा कर रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि जब दल मिलेगा तो दल मिलने के बाद में हर जगह तो अध्यक्ष एक होंगे, ठीक है, प्रखंड हो, जिला हो, राज्य हो, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि छट जाएंगे। सब लोग रहेंगे और मजबूती के साथ
जो मिशन है जी देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, विकास के लिए, जो आज हालात देश में पैदा है, उसके सवाल पर लालू जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश मुश्किल की घड़ी में है जी, और मुश्किल की घड़ी में है। ऐसे लोगों को हाथ में देश चला गया जो लोग आज ये भी कहने में संकोच नहीं करते हैं कि देश के जो गांधी हैं, राष्ट्रपिता, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि राष्ट्रपिता को मैंने अंग्रेजों का दलाल कहा गया। जिस देश में जिन पार्टियों का इतिहास इस देश की आजादी में एक दिन का भी मतलब नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये छटनी जो है वो गांधी जी को बचाने के लिए? नहीं, छटनी कहाँ, उन्होंने कहा कि जो एक अध्यक्ष होंगे, ये तो कॉमन सी बात है भाई कि कोई भी दल का अध्यक्ष एक होगा। अब हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी नौबत बताना पड़ रहा है। ऐसा ये है कि पार्टी ने जब विलय का निर्णय लिया तो आपने ले लिया, कार्यकर्ताओं से आपने पूछा नहीं? सभी कार्यकर्ताओं की आकांक्षा पर यह विलय है, आकांक्षाओं पर, बिल्कुल आकांक्षाओं पर। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमको अपनी पार्टी नहीं चाहिए, सभी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, सभी जनता ने बारी बारी से आकर करके सभी हमारे कार्यकर्ता दल के आदरणीय लालू प्रसाद जी से कहा कि सर आप जो निर्णय ले रहे हैं, आज समय की मांग है, निश्चित तौर पर अपनी पार्टी नहीं चाहिए, आप विलय कर लीजिए। नहीं, विलय कर लीजिए नहीं, मजबूती के खातिर हुआ ना कि अपनी पार्टी नहीं चाहिए। अपनी पार्टी वो पार्टी सब तो एक ही परिवार के लोग हैं। ये तो अभी अचानक एक हो गया ना। अरे तो एक तो होना, अरे जब देश के हालात बिगड़ जाएंगे, देश जब सुरक्षित न रहेगा, जो हमारा संविधान का मूल अवधारणा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान भाव, देश का विकास, देश का तरक्की, सब पर जब ग्रहण लगेगा तो लोग बैठ, समाजवादियों ने जब भी इस देश पर इस तरह के खतरे जब एहसास कराए गए हैं सत्ताधारी दलों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ करके देश के खातिर बढ़ चढ़ करके इन लोगों ने अपने ईगो को त्यागा है और एक बिना राग द्वेष से एक मंच पर आकर करके मुकाबला, जनता के खातिर मुकाबला करने का काम किया। ये तो शक्ति यादव साहब एकदम टिपिकल प्रवक्ता का बयान है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर आज ये नौबत आ गई है लोगों को समझाने की कि ये विधायक हैं या वो अध्यक्ष हैं, मतलब छटनी की नौबत आ जाएगी, एकदम एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट था। क्या आप आज ये मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि आपकी पार्टी ने भी बिना राय मशविरे के, जो आरोप आप दूसरी पार्टियों पर लगाते रहे कि तानाशाह है, एक आदमी फैसला करता है, एग्जैक्टली आपकी पार्टी में भी वही स्थिति? मेरे पार्टी एक कार्यकर्ता कैसे स्वीकार, एक दरभंगा में बैठा कार्यकर्ता कैसे, लेट मी कंप्लीट, एक सवाल, एक दरभंगा में बैठा कार्यकर्ता कैसे स्वीकार कर लेगा कि मुलायम सिंह यादव उसके नेता हूं? आप समझाइए लोगों को। मैं बता रहा हूं ना, प्लीज बताइए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अपने सभी यूनिट के अध्यक्ष से, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क किया, सभी लोगों ने चढ़बढ़ करके कहा कि आप आगे बढ़िए। लोगों ने कार्यकर्ताओं ने कहा, बिहार के लोगों को इतना फुर्सत है कि लालू जी को जाकर कहते हैं कि आप दूसरे में विलय कर लीजिए। हम लोग लालू प्रसाद ये कैसे नेता हैं? लालू प्रसाद ये कैसे नेता है कि इनका दिनचर्या है दिन भर कार्यकर्ताओं से, लोगों की समस्याओं के लगातार सुनते हैं और निराकरण करने की कोशिश करते हैं। आप लोग विलय के पक्ष में नहीं थे, कार्यकर्ता चाह रहे थे कि विलय कर लें? नहीं, हम लोग, अरे सबकी राय बनी ना। अच्छा, ये सबकी राय है, किसकी राय? जनाकांक्षाओं के राय का ये प्रकटीकरण है ये विलय। हाँ, मतलब पहले किसकी राय थी? आपकी राय थी, पार्टी अध्यक्ष की राय थी, या कार्यकर्ता अगर कह रहे थे कि सर विलय कर? माहौल जो बना, लोगों ने कहा आकर करके, आपको शायद याद नहीं, याद कराइए, बता रहा हूं, स्मरण करा रहा हूं कि देश में जो हालात बना, तो पार्लियामेंट चुनाव का जो रिजल्ट आया, उसके बाद में लालू जी ने 2014 के चुनाव के पहले कहा था कि देश कि जो चुनाव होने वाला है 2014 का, ठीक है सर, ये सब बहुत रिटोरिकल स्टेटमेंट्स है। हर बहस में हर टीवी जाएगी 2014 के दंगल में। शक्ति यादव साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, प्लीज यंग नेता है आप, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात नीलेश जी जरा सा सुन तो लीजिए। सर आप एनर्जेटिक हैं, मैं थोड़ा चाहता हूं कि रियलिस्टिक बात करें। रियलिस्टिक बात मैं कर रहा हूं, वही देश बचाने के लिए भारत पाकिस्तान आक्रमण कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि आज जो है लाइक मैंडेट पार्टियां, देश के जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सबको एक मंच। लाइक मैंडेट में एक छोटा सा सवाल मेरा शक्ति यादव, बिल्कुल सम्मान के साथ, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला पार्टी के अध्यक्ष ने थोपा इसलिए आज ये नौबत आ गई है, या कार्यकर्ता पहले आकर कह रहे थे? थोपा नहीं, पार्टी के अध्यक्ष ने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हालात को देखते अपने मन से ये फैसला ले लिया? नहीं, फैसला सबसे सहमति व्यक्त करके फैसला लिया गया। सबसे सहमति व्यक्त करके अपना ही फैसला है सर, इसलिए लोगों को थोपने की बात आ रही है। विजय सिन्हा साहब, आपको लगता है कि फैसला होता है ना, लगता है आपको कि ये कार्यकर्ताओं से समझ-बूझकर बहुत फैसला लिया? शक्ति यादव साहब, एक चीज तो बता दूं कि इनका एक व्यक्ति का पार्टी है और जदयू भी एक ही व्यक्ति का पार्टी है, और व्यक्ति का जब पार्टी बनता है तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति का फैसला पार्टी को मानना पड़ता है, चाहे वो हंस के माने या रो के माने। आप लोग रो के मान रहे हैं, हंस के मान रहे हैं मोदी जी की बात? नहीं, मोदी जी नहीं। एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता थे, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी नेता बने, उसके बाद माननीय
नरेंद्र मोदी जी नेता बने, तो भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का शुरू से सत्ता पर पूरी दावेदारी और भागीदारी नहीं रहा। वक्त के अनुसार हमारा एक सामूहिक निर्णय नेतृत्व प्रदान करता है। आपको लगता है कि आरजेडी ने, या जो आज लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, बीजेपी का क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं एक टकराव या मनमुटाव की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि छटनी हो सकती है, तैयार रहिए? देखिए, स्वाभाविक है, नीचे से रिएक्शन शुरू हो गया है, नीचे से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। वो बोल करके जो संदेश देना चाह रहे हैं, और आपने इस टॉपिक पर जो चर्चा किया है, ये गंभीर टॉपिक है। इनका विलय नहीं, इनका विलय का जो कुपरिणाम सामने निकल के आ रहा है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। आज बता दें कि अगर जो इन्होंने कहा कि राष्ट्र के कल्याण के लिए समाजवादी, भाषण तो बहुत अच्छा है, गरीबों के हित की चर्चा बहुत करते हैं। अगर जो राष्ट्र के हित में कर रहे थे, तो इनके 12 विधायक को तोड़ करके जदयू वाले अब विलय कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही तो यह घटना घटी थी। हाँ। ये सारे कर्म, ये कुकर्म गैर संवैधानिक। आपके यहाँ विरोध के स्वर नहीं है विजय सिन्हा साहब, आपके यहाँ विरोध के स्वर नहीं है बीजेपी के अंदर? हरेंद्र प्रताप साहब ने आज ही कहा है, उनका बयान आया है कि लॉबी क्रिएट करते हैं लोग यहाँ पर आपकी पार्टी के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि चमचाई करते हैं लोग, ये बहुत ही गलत बात है। ये किसकी पार्टी? वही बीजेपी जिसके आप सदस्य हैं, या वो बीजेपी आरजेडी है? मैं एक चीज बता दूं, एक हम तो उस विषय को देखे नहीं हैं, और एक चीज बता दूं कि भारतीय बयान तो हम सुना सकते हैं सर, लेकिन नेताओं का क्या है कि वो बयान से भी पलट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो कर्म करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो, मेरा सवाल बिहार की राजनीति पर है, गीता सार नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी, जब आप कह रहे हैं कि शक्ति यादव साहब की पार्टी में नीतीश कुमार साहब की पार्टी के लोग जो हैं वो मिल गए और उनकी पार्टी के लोग इधर चले गए, आपके पार्टी के अंदर की क्या स्थिति है, लोगों को बताइए। हरेंद्र प्रताप साहब जब कहते हैं कि लॉबी क्रिएट ना करे और चमचाई गलत है, और सीपी ठाकुर साहब कहते हैं कि भूल हुई है, तो ये किस बीजेपी की बात करते हैं? वही बीजेपी जिसके बारे में आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करके चलता है। कोई एक व्यक्ति, तो शक्ति जी आपके पास आऊंगा सोले जी ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए। सामूहिक नेतृत्व तो आपके यहाँ भी स्वीकार करेंगे, इसमें अलग क्या है? नहीं, इनके अच्छा एक चीज बता दें, इनके यहाँ एक ही अध्यक्ष रहते हैं, माननीय लालू। आप सुधीर बाबू, आपने एक बात अभी कही कि जो कार्य करता है हमारे यहाँ उसको, आर.के. सिंह जो आरा से सांसद, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सा कार्य किया था जिनको आपने कार्यकर्ताओं को सूली पर चढ़ाकर उनको टिकट देने का काम किया? बहुत सारे उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। और मीसा भारती जी को इन्होंने, आरजेडी ने जब टिकट दिया तो वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि समाज कल्याण का बहुत सारा काम करती रही मीसा भारती। प्लीज आप थोड़ा उनसे परिवार से आपने जो सवाल किया हमारा, नहीं आप तो अंतर कहां है? शक्ति कर दी एक ऑनेस्ट आदमी समाज और राष्ट्र के हित में उन्होंने काम किया है, और आम पब्लिक के बीच में जो छवि थी, ठीक है, वो रिकॉर्ड को देखते हुए समाज सम्मानित करता है। नहीं, आप देखिए, आप में और हम एक डिफरेंस है। हमारे दल के अंदर, हमारे दल के अंदर कोई परिवार, बेटी बेटा पत्नी को टिकट दे करके सम्मानित करने का खेल नहीं शुरू हुआ। आपके यहाँ तो अडवाणी जी को बैठा दिया, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को माथे पर जाएंगे तो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के बारे में प्रश्न शुरू होगा। ने भेज दिया आपके यहाँ पर विजय सिन्हा साहब से और शक्ति यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर एक एक करके बात करते हैं। दूसरे चैनल्स के डिबेट में बहुत हंगामा होता है, प्लीज एक एक करके, लोग सुन नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो लोग सुने, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन इस टॉपिक को लेकर। बाय द वे, आपके जो आर.के. सिन्हा साहब हैं वो संसद में जा नहीं रहे। एनीवे, सुहेली मेहता जी, मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी के नेता जब कहते हैं कि लॉबिंग है, चमचाई है, सीपी ठाकुर साहब नाराज हैं, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी लॉबिंग है, आप कहां हैं इन सब के बीच में? आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर ही इतना झगड़ा है कि आपको तो वैल्यू भी नहीं देंगे? के साथ हैं, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी हमारे झगड़े के भी साथ हैं आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं हम, पर्टिकुलर किसी नेता के साथ नहीं है। हमारी पार्टी बीजेपी से अलायंस की है, और हमारी पार्टी उनके साथ सरकार चला रही है, और माननीय नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में हम चल रहे हैं। सीएम की दावेदारी देखिए, तीनों हमारे अलायंस में जो पार्टी है, तीनों पार्टियों के अपने अपने नेता हैं, लेकिन सीएम की दावेदारी के समय एनडीए के नेता बैठकर तय करेंगे कि हमारे नेता कौन है। फिलहाल जो ये आपका आज का टॉपिक है उस पर हम बता दें कि ये तो पेच होना ही था कि किसके कार्यकर्ता ज्यादा वर्चस्व वाले होंगे, इसमें जो छंटनी होगी उसमें किनकी होगी।
यहाँ तो पूरे बिहार के जो इनके परिवार के कार्यकर्ता हैं उनको दहेज में दे दिया गया, मुलायम सिंह यादव के हाथ में दहेज में दे दिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो भी उनके कार्यकर्ता हैं सभी हताश और निराश है। एक मिनट देखिए बिल्कुल दहेज में जाके दे दिए हैं सारे कार्यकर्ता को, और क्या होगा वो आगे देखिए। नहीं सुनिए, न सिंबल न पार्टी का नाम है। आज ये बैठे हुए हैं, किस पार्टी की सरकार है ये भी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ही होगा कि किस पार्टी की सरकार अभी बिहार में चल रही है। आप एक तो बात ये सारा चीज कंफ्यूजन। मैं एलजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुहेली मेहता जी यहाँ पर खुलकर आरोप लगा रही है जेडीयू पर, आरजेडी पर। मैं सुहेली मेहता जी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता जो सीएम पद की दावेदारी लिए हुए बैठे हैं, इस पर एलजेपी का रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या, कैसे देखते हैं आप? देखिए कोई रिएक्शन नहीं है, बता तो रहे हैं कि एनडीए के नेता जब बैठेंगे, अभी चीफ मिनिस्टर के बात पर, प्रोजेक्शन पर कहीं किसी तरह की बात नहीं है। इस तरीके के जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो बीजेपी के अंदर ही झगड़ा है मुख्यमंत्री के लिए, आपको तो रेस में आने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है ना, आप तो बिल्कुल सहयोगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, और जो भी फैसला, बिल्कुल जो भी फैसला एनडीए में तीनों नेताओं को बैठकर होगा। सच है कि आप डरी हुई हैं बीजेपी से? क्यों डरे रहेंगे, क्यों डरे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से? बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठ रहा है, सारे नेता बैठकर बात कर रहे हैं। कैंडिडेट्स के दावेदारी के बीच आप अपनी बात ही नहीं रख पा रही। सच तो ये कि आप डरी हुई। कैंडिडेट की दावेदारी की बात कहां हुई है? सीपी ठाकुर साहब, गिरिराज सिंह साहब, शहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे, सुशील कुमार मोदी साहब, वेंकैया नायडू कह रहे थे कि देश में भी मोदी, दिल्ली में भी मोदी, और बहुत लकी है बिहार के। माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे गठबंधन के नेता हैं और वो सरकार चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक है उनके अनुसार हमारी पार्टी भी चलेगी। जिस तरह से वो सरकार, मतलब आप उनके हिसाब से चलेंगे ना, यही बात तो है। चलेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी के अनुसार चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आपके लिए अपना कोई रास्ता नहीं, हमने अपना गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय किया है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में सुशील मोदी है? इस चीज को तो हमारे तीनों गठबंधन के तीनों नेताओं द्वारा होगा। की बात ये है, सामूहिक निर्णय, नेतृत्व निर्णय लेगा, उसके साथ चलेंगे लोग। अरे सबका स्वीकार, सब लोग स्वीकार करेंगे तो हम भी स्वीकार करेंगे। इनके यहाँ भी वही परिस्थिति आप मानते हैं कि एलजेपी के लिए कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि जैसे आप मुलायम सिंह के साथ जाए, वो रास्ता की बात नहीं। हमारे नेता पहले से कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी ने न जाने कितनी बार अपना चोला बदला। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि कार्यकर्ताओं को इन्होंने दे दिया दहेज में। नहीं, शब्द को परहेज किया जाए, बेहतर है। ये अच्छा शब्द नहीं है, श्राद्ध में दे दिया क्या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, ये अच्छी बात नहीं। लोजपा इन शब्दों से बचे, इन शब्दों से बचे, मर्यादा में डिबेट होता है। क्या शब्द है डिबेट का? आप सब पढ़े लिखे लोग। नहीं, मैंने आपने जो सवाल किया, मर्यादा तो बराबर तोड़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। शब्द का जब एक बात है, आप दूसरे सवाल आप सुन तो लीजिए। बात यह है कि शब्द पे चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ निश्चित तौर पर कलेक्टिव ये जो लोग आरोप लगाते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल खुला लोकतंत्र है। 6 महीना पहले सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे हमारे रघुवंश बाबू हो, चाहे हमारे जगदा बाबू हो, है ना, चाहे पूर्वे जी हो, सब लोगों ने अपनी बातें कही है। और मैं समझता हूँ, और आप लोग भी लगातार, पप्पू यादव ने जो बातें कही है, पार्टी उस पर विचार कर रही है। पप्पू यादव के बात, ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख, पप्पू यादव को आवाज निकल रही है। पप्पू यादव को तो कल तक अपराधी याद करते हैं। जी, ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख के बताइए, अभी तक कुछ तय क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग कॉन्क्रीट सुनना चाहते हैं। इतने आपके पास चुनाव कम समय है सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, नॉट मी हु इज आस्किंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय कम है, चुनाव जल्दी है। ऐसे में अगर आप जब नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो नुकसान आपको हो सकता है। क्या इसको लेकर कभी चर्चा होती है? जनरल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने जो सब लोगों से राय मुशर्रा कर करके, विचार करके जो निर्णय दे दिए, विलय हो गया, अध्यक्ष बन गए। अब सवाल आपने कहा कि क्या है, किस पार्टी के सिंबल क्या है, वो 2, 4, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, बातें जल्दी हो जाएगी। लेकिन कार्यकर्ता लोग नेता से ज्यादा आगे बढ़ करके, ठीक है, कार्यकर्ताओं ने इसे अंगीकार किया है। और इसके आप कार्यकर्ताओं का, जनआकांक्षाओं के ये भाव का प्रकटीकरण है ये विलय। इतने शब्द हिंदी में कार्यकर्ता नहीं समझ रहे होंगे। एक बहुत ही छोटा सा विराम लेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो मुझे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर नवल शर्मा साहब, जेडीयू के प्रवक्ता, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आ रहे हैं।
नवल शर्मा साहब अभी अभी आए, उन्होंने ज्वाइन किया है। नवल शर्मा साहब से पूछना चाहते हैं, नवल शर्मा साहब, लालू जी कह रहे थे कि छटनी के लिए तैयार रहिए, क्या आप लोगों ने भी अनऑफिशियली सही ये संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया है कि छटनी के लिए तैयार रहिए? और छटनी के लिए तैयार रहिए का मतलब क्या है? देखिए, इसको इस रूप में समझने की आवश्यकता है कि हम बिहार में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और यह लक्ष्य केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। भारतीय राजनीति में बीजेपी के द्वारा जो नए तरीके की राजनीति अभी की जा रही है, जिसके चलते न केवल देश की राजनीति बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर सामाजिक सौहार्द को जो खतरा पहुंच रहा है, उससे लड़ने के लिए हम लोग इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जाहिर है कि कई स्तरों पर कई सारी कुर्बानियां देने की आवश्यकता होती है, कई जगह आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। तो जब वैचारिकता के आधार पर व्यक्ति बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, तो छोटी छोटी बातों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और अगर लालू यादव जी या माननीय नीतीश कुमार जी ऐसा बोल रहे हैं, तो बोलने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारी सारी पार्टियों के सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अपने बड़े नेता के लक्ष्य के पीछे एकजुट होना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, उसे अपने आप को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ये तो मंच वाला भाषण हो गया सर। अब टू द पॉइंट सवाल पूछते हैं आपसे। सामाजिक सौहार्द, देश की अर्थव्यवस्था, विकास, इन सब पे सवाल पूछूंगा कि मुलायम सिंह यादव कौन से गवर्नेंस के प्रतीक है? आरास की मैं इनसे पूछूंगा। मुझे ये समझाइए, मैं आपसे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मुझे आप समझाइए कि आप एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता है नवल शर्मा साहब, बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं आप जिनके नेता प्रधानमंत्री के रेस में थे, और आज आपकी पार्टी चिन्ह क्या है उसको ढूंढ नहीं पा रही, ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पहले ये बताइए कि इसके लिए मैं आपने सवाल कर लिया। अगर आपको बोला जाए कि आपको अपनी कंपनी का एमडी बना दिया जाएगा, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? ये सवाल का आपके दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार है। और जहां तक नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, नीतीश कुमार जी ने अपने संसदीय जीवन में सारे पदों का भोग कर लिया। उन्होंने सारे पदों पर रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा उतनी प्रबल है जितनी प्रबलता से प्रचारित किया गया पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान। सवाल समझे नहीं सर जी। मैंने आपसे पूछा कि एक समय में दावेदारी उनकी थी या उनके बारे में चर्चा थी, मैं अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। लोग कह रहे थे, मानेंगे ना सर, चलिए किसी पॉइंट पे तो आप अग्री कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, उनकी छवि भी अच्छी रही। उस स्थिति से लेकर आज एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर सामने अंधेरा है, आप चुनाव चिन्ह क्या होगा या पार्टी का सिंबल क्या होगा ये तय नहीं कर पा रहे, और चुनाव कैसे करेंगे इस पर आप चर्चा कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको अंधेरा कहां दिखाई दे रहा है? मेरे सामने तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अब आंख के आगे अंधेरा तो उन लोगों के छा रहा है जिनकी राजनीति अब बंद गली में। कार्यकर्ता भी तो कंफ्यूज है सर, सब बोलने दिया उस पे जवाब दीजिए। आप एक साथ दो तीन सवाल पूछ ले और उसका सब मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा। ठीक है, सब पे जवाब। तो आंख के आगे अंधेरा उन लोगों के छाया हुआ है जिनकी राजनीति अब अप्रासंगिक होने जा रही है। यह तो तय है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता के साथ जो ठगविद्या किया इन लोगों ने, अब उस ठगविद्या का जवाब देने का समय आ रहा है। चुनाव चिन्ह और झंडा, ये सारी ऐसी तकनीकी बारीकियां होती हैं। देखिए, महाविलय जो है, महाविलय एक लंबी और तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें कई सारे स्तरों को पार करना पड़ता है। तो अभी यह सत्य है, लेकिन उसी के लिए तो हमने कमेटी का निर्माण भी किया है जिसके अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। इन्हीं तकनीकी बारीकियों को पता करने के लिए, उनसे निपटने के लिए देर हो रही है क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं, अचानक आप रातों रात उठकर कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि ये हमारा चुनाव चिन्ह रहा, तो क्या आपको लगता है कि सारे कार्यकर्ता मेंटली अचानक तैयार हो जाएंगे, आपको सपोर्ट कर देंगे, या जिन नए वोटर्स तक आप पहुंचना चाहेंगे क्या वो तैयार हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये बताएं। पहले बात तो आप यह जान लीजिए कि हमारे कार्यकर्ता मानसिक रूप से उसी समय तैयार हो चुके थे जब बाई इलेक्शन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस हुआ था, और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जमीनी मिलन क्या गुल खिलाया, इसे पूरे देश ने देखा। तो अब तो वहां से लेकर अब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी है। तो दोनों पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ता पूरी तरह इस बात को लेकर संतुष्ट और एकमत है। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव चिन्ह कितना मायने रखता है नवल जी? बिल्कुल चुनाव चिन्ह मायने रखता है। चुनाव चिन्ह तो किसी भी राजनीतिक दल का आधार स्तंभ होता है। चुनाव के समय जनता तक अपनी बातों को कम्युनिकेट करने का, कन्वे करने का माध्यम होता है। तो चुनाव चिन्ह एक सर्कमस्टेंस देता हूं आपने क्या लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर भी हम लोग बहुत जल्द क्लियर होने जा रहे हैं। तो कल आपको अगर ये कहा जाए कि मान लीजिए लालटेन ही छाप मान लिया जाए आपका, कि जनता परिवार का जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन छाप है, आपके सारे कार्यकर्ता लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, मैं के जो कार्यकर्ता हैं वो लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे? नवल शर्मा, ये सवाल आपने हमसे पूछा है, आप ही से पूछा, ये सवाल आपने हमसे पूछा जी।
मैं आपको बता दूं कि हमारी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जब नीतीश जी भ्रमण के लिए निकल रहे थे आज से काफी पहले, तो जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह नीतीश कुमार जी का स्वागत किया, वह भविष्य की इबारत लिख रहा था और यह दिखा रहा था कि दोनों पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ता आपस में किस हद तक एकजुट हो चुके हैं। इसलिए अब यह कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात है कि सिंबल क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, कमेटी बन गई है, इस बात पर फैसला होगा और इसमें माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। लोगों को पहले से पता था कि आप लोग विलय कर लेंगे और ये नौबत आ जाएगी, ये जनता को पहले से ही पता था सब कुछ, आप ये कह रहे हैं? कार्यकर्ताओं को पहले से सब कुछ पता था, आप लोगों ने बाद में फैसला किया? नहीं, आप देखिए, 22 लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूरे देश की राजनीति की सुई, पूरे देश की राजनीति की सुई जिस दिशा में घूम रही थी, उसमें यह असंभावी हो गया था। आपको लगता है कि आरजेडी जेडीयू पैनिक सिचुएशन में, हड़बड़ी की स्थिति में है, आपके खिलाफ लड़ना चाहते हैं पर कॉन्क्रीट प्लान नहीं? देखिए, एक चीज बता दूं, पहली बार नीतीश कुमार भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि मिशन निश्चित तौर पर दो व्यक्ति का अस्तित्व की रक्षा के लिए, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सिद्धांत को तिलांजलि देकर जनादेश का अपमान कर करके और ये अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ये सारा मिलन हड़बड़ी में कर रहे हैं। अगर हड़बड़ी में नहीं करते, अगर जो इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन रहा था, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने पहले भी चर्चा किया कि ये आरजेडी के विधायक को तोड़ करके गैर संवैधानिक रूप से क्यों विलय कर लिए और क्यों इस तरह के। तो झारखंड में आपने भी जेएम के विधायकों को बुला लिया, आपने में अंतर क्या? मैं विलय, हम कह रहे हैं कि यहाँ का जो स्थिति उत्पन्न हुई, यहाँ के सिचुएशन, ये जो सिचुएशन ला रहे हैं, इनका वहां 2/3 स्वेच्छा से लोग मिले, इनका स्वेच्छा से अगर जो मिलन होता आपत्ति नहीं उठती। जिस तरह से गैर संवैधानिक ढंग से विलय हुआ, फिर उसको वापस कर दिए। ये गैर संवैधानिक हो गया, समझाइए जरा, मुझे संविधान की जानकारी नहीं है कैसे गैर संवैधानिक। एक चीज बता दें कि अगर जो चुनाव जीतने के बाद झारखंड में जेवीएम के विधायकों को इन्होंने सरकार में शामिल करा लिया, मतलब अपने पार्टी में शामिल करा लिया, वो बीजेपी के विधायक हो गए, वो गैर संवैधानिक नहीं है। तो आपका वाला जो संविधान है वो इनके बता रहा हूं, वो 2/3 एक साथ गए, आपत्ति नहीं हुई। इनका आपत्ति तो 12 विधायक, 1/3 रह गया, तो संवैधानिक रूप से अधिकार मिला है। अच्छा। कि 2/3 किसी के साथ मर्ज कर सकता है। इनका जो 12 विधायक को तोड़ के मिलाया गया और हड़बड़ी में फिर उसको बैक क्यों किया गया, ये क्यों हुआ? संविधान में लिखा हुआ है कि बीजेपी अपने सहूलियत के हिसाब से चाहे तो भी ये तो अधिकार, ये तो अधिकार शक्ति यादव जी, ये तो अधिकार दिया गया कि कोई भी पार्टी विलय 2/3 के साथ मिल सकता है। आज दोनों कैसे मिल रहे हैं? क्या बीजेपी अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से संविधान बना सकती है? ये भी है कहीं लिखा हुआ, तो बता दीजिए आप लोग। ये बात ये है कि वो कहावत है गांव घर में, जैसे ना कि जो चीज़ हमारे लिए है वो अच्छा है, जो दूसरा कर लिया वो खराब में। दोनों स्थिति में हारेंगे तो हो रहेंगे, जीतेंगे तो थोड़ेंगे, वो कहावत है गाँव में। लेकिन इन्होंने एक बड़ी 2-3 बातें कह दी। इन्होंने कहा कि जनादेश का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता से कहा था कि 15 लाख रुपया काला धन की वापसी, ये जनादेश का अनादर है कि नहीं है? इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आपने रोजगार तो नहीं दिया, आपने नियुक्ति पर रोक दिया, लगा दी। जनादेश का अनादर है कि नहीं? आप जो है बिना संसद को कॉन्फिडेंस में लिए हुए लगातार अध्यादेश ला करके देश के किसानों पर काला कानून थोप रहे हैं, ये जनादेश का महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान किए। और ये जो है एक तरफ कहते हैं कि एंटी करप्शन पार्टी, करप्ट पार्टी है एनसीपी को, उससे आप फिर जाकर के गलवहिया मिलाते हैं। एक तरफ कश्मीर में जाके कहते हैं कि बाप बेटी की यहाँ सरकार चलाता है, पार्टी चलाती है, कहते हैं बाप बेटा का, अब फिर जाके उससे आप हाथ मिलाते हैं। हमारा कहना है कि सहूलियत से अपने को परिभाषित करते, जो हमको सूट करता है वो अच्छा है, जो सूट नहीं करता वो खराब है। इन्होंने रांची में जेबीएम के विधायकों को तोड़ लिया, तो ये बड़ा एकदम ये जो है नियम कायदे के तहत नियम कायदे के तहत सत्ता का लोभ दिया। कैसे तय करेगी ये? कौन सी पार्टी से कैसे कब तोड़ लिया और कौन सी पार्टी से कैसे मिल गया? आप कंप्लीट करने, हाँ, ये नहीं कैसे तोड़ा, नहीं एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तोड़ा कैसे किसी के पार्टी से कोई और कैसे कोई मिल गया, ये कैसे तय करते? कोई जांच है, लैब है, इसका कहां तय करते हैं? एक से बता दें कि पहले 1/3 पर होता था, लोग कहीं भी जाते तो जो पिछले बार लोकसभा में जिस तरह से एक निर्णय हुई और उस निर्णय के तहत में कि 2/3 किसी के भी सदस्य, अगर जो उनकी व्यवस्था से आज इनकी व्यवस्था का विलय हो रहा है
और 2/3 लोग चाहें कि नहीं हम विलय करेंगे, तो खाली बीजेपी पे जाएंगे तो संवैधानिक होगा, आप ये कह नहीं नहीं विलय नहीं, संवैधानिक ये देखिए सुहेली मेहता जी, मेरा सवाल आपसे नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट से भटके नहीं, आप सब देश, आई कम टू यू सर, प्लीज प्लीज, अगर एक लाइन अनुमति दे दो। बोलिए सुहेली मेहता। एक कहा जाता है इनकी पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में, कि सुबह का फर्जी आदमी अगर ट्रेन का टिकट कटाकर शाम में बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो राष्ट्रवादी, पूरा बिहार जानता है आपके वो राष्ट्रवादी बन जाता है। बारे में बताने जैसे अब्दुल गनी लोन कश्मीर में राष्ट्रवादी बन गए, सिद्धांत के रातों रात राष्ट्रवादी बन गए। और कश्मीर में मेरे हम बोलने की अनुमति अपने लिए मांगे थे, ठीक है, हम अपने लिए अनुमति मांगे थे बोलने के लिए, आप भी मांग लीजिएगा, क्या दिक्कत है। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी पार्टी के नेता नीति और सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक राष्ट्रवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगवा रही है, जैसे लग रहा है कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है बल्कि कश्मीर पाकिस्तान में चला गया। यह एहसास देश के लोगों को हो रहा है, पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है। और देखिए नीति और सिद्धांत पर लेक्चर देखिए, सुनिए भाई, लगता है कि हरिश्चंद्र मरे तो हरिश्चंद्र के मरने के बाद सबके बोलने का विरासत सौंप के गए इनको, मेरे बाद सच बोलने का अधिकारी बीजेपी के नेता ही होंगे। इस डिबेट के सवाल का जो मूल सवाल है उसका जवाब नहीं मिल पाया है कि क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी ने जो तैयारी की है विलय को लेकर, उसमें जो संशय की स्थिति अभी बरकरार है कि भाई चुनाव चिन्ह क्या करेंगे, क्योंकि चुनाव चिन्ह या और भी जो ऐसे मान लीजिए इनके हिसाब से औपचारिकता ही है, उसका एक महत्व भी है कि कार्यकर्ता के भी संदेश जाएगा किसके साथ कैसे रहना है, नहीं रहना है, कैसे तैयारी, कौन सा झंडा आप एंटीना में टाएंगे घर पे। इशू यह है सुहेली मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के अंदर सीएम पद की लड़ाई है और आप कह रहे हैं कि बैठक होगी तो एनडीए के लोग मिलकर के तय करेंगे, राइट? बिल्कुल तय आप ये कहते रहे। आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर जो खींचतान है उसका प्रभाव भी पड़ सकता है चुनाव के दौरान, क्योंकि अगर मान लीजिए नेता आपस में लड़ते रहेंगे तो नतीजा भी गड़बड़ हो सकता है। देखिए ये खींचतान क्या होता है, नहीं पड़ रहा, कोई भी एक परिवार होता है, कोई भी एक परिवार होता है तो उसके अंदर बात विचार तो होता है, उसमें हर लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन जब एक मीटिंग होती है, जब सब अपने अपनी बातें वहां पर रखते हैं, फिर इसके बाद अच्छा किसको मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, हमको कोई कहेगा प्रधानमंत्री बना देंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम नहीं बनेंगे, बना देंगे अलग बात है। कौन कह रहा है बीजेपी में सुशील मोदी को हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे और बन जाएंगे, अलग बात कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं, सुशील मोदी जी अपने भी नहीं कह रहे हैं, क्यों कहेगा कोई, जब वहाँ मालूम है, जब हम भी रहे हुए हैं बीजेपी में, जब मालूम है वहां पर कि वहां का सिस्टम क्या है, तो इसमें किसी के कहने और न कहने से नहीं होगा। वहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड, वहां पर जो है जो कोर कमेटी है वो तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट, आखिर नरेंद्र मोदी जी के प्रोजेक्ट होने में कितनी बार मीटिंग हुई, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक आदमी ने कह दिया या माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने कह दिया कि मैं बनूंगा तो बन गए, आखिर जैसे भी सहमति ली गई, लेकिन पूरी कमेटी से सहमति बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है, एकजुट है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एनडीए के किसी भी घटक दल में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। मोदी साहब का नाम शत्रुघ्न सिन्हा क्यों प्रोजेक्ट कर देते हैं? उसी बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा, जिस बीजेपी को हम और आप जानते हैं। अब उनका अपना है, वो बोलते रहते हैं, नहीं नहीं वो बोलते रहते हैं, उनका उदाहरण शुरू से लोकसभा चुनाव के पहले से, लोकसभा चुनाव के पहले से वो कभी नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, कभी तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी किसी तरह की बातें नहीं बोलते हैं, इसलिए हम क्यों बोले? नहीं, उन पर वो नहीं बोलते हैं, किसी भी तरह का कटाक्ष नहीं करते हैं। मेहता जी के हिसाब से, एलजेपी के हिसाब से, अगर शत्रुघ्न सिन्हा साहब बिहार की राजनीति के बारे में कुछ बोले, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेकार में बिजली का बिल आएगा, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान मत दीजिए। क्यों इस पर ध्यान देंगे? वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है, वो लोग उस पर बोले, हम क्यों बोलेंगे? साहब पर बोलेंगे आप, अश्विनी चौबे साहब पर बोलेंगे, शहनवाज हुसैन के नाम पर सवाल पूछा जाता है, वो भड़क जाते हैं, कहते हैं कि नहीं वो कैसे हो जाएंगे, कैसे तय कर लेंगे? नहीं, देखिए हम किसी भी पार्टी के, अपने घटक दल के किसी भी पार्टी के किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में क्यों बोले? तो आप हमारे अपने पार्टी के बारे में पूछिए, हम बोल रहे हैं आपसे पूछूंगा, लेकिन क्या आप, क्योंकि आप साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अभी तक तय है ना, किसमें भी मामला गड़बड़ा नहीं, कहीं कोई मामला ही नहीं गड़बड़ा रहा है, भी सही, लेकिन साथ साथ चलेंगे, मजबूरी नहीं सही, साथ साथ चलेंगे, मजबूरी कहाँ है? मजबूरी कहीं नहीं है, लोकसभा चुनाव हम साथ लड़े हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है हमारे घटक दल में, हमारे बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण है। अब आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, जहाँ एक सिंबल नहीं तय हो रहा है कि लालटेन होगा कि तीर होगा, ये बैठ के सुनिए एक मिनट, नवल जी अभी बैठ के ये आपको जवाब नहीं दे पाए कि लालटेन अगर होगा तो हम मान्य होंगे, मान्य होगा। आप मुझसे क्यों ये चीज पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर में क्या है, वो कैसे गया? अब वो जो बात कह रहे हैं तो हमको जवाब देंगे ना उसका। थोड़ा बोलने दिया जाए। देखिए
आप हाल ही ऐसे में व्यक्ति से देखिए, पूछ रहे हैं, अब ऐसे हाल में दल अब से हाल ही पूछ रहे हैं जिसकी में पार्टी हाल में में अमित शाह जी ने हाल में आकर पटना में बोला कि मिशन 185 प्लस है। अब जब बीजेपी का ही मिशन 185 प्लस है तो लोजपा की स्थिति कहाँ होगी, रालोसपा की स्थिति कहाँ होगी, वो पूछिए। अश्विनी चौबे ऐसे कीजिएगा तो आपको भी बोलने नहीं देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, फिर बोलने ही नहीं देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ, मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ। मिशन 185 बीजेपी का बताया। दूसरी बात है कि जब वेंकैया नायडू जी ने कहा कि वहां मोदी यहाँ मोदी, तो आपने देखा कि कैसे रालोसपा से विरोध का स्वर उभर गया। तो कहने का मतलब अश्विनी चौबे गांधी मैदान में गमछी बिछाकर बैठ जाते हैं, चंद्रमोहन राय की वही स्थिति है, सीपी ठाकुर जी की बेचारे वही स्थिति है, शत्रुघ्न सिन्हा जी की वही स्थिति है। तो जिस दिन सुशील मोदी जी के नाम का प्रोजेक्शन मात्र हो गया, उस दिन बीजेपी कम से कम 10 भाग में बढ़ जाएगी। कहाँ है आप? एग्जैक्टली। तो बीजेपी में तो इतना ज्यादा अंतर विरोध है, अब ये ऊपर से पैबंद लगाने की कोशिश करो। घोषित किए हैं ना, आप देख लीजिएगा आरजेडी का कार्यकर्ता क्या करेगा। सो जाइए, आपको पता कुल मिलाकर अभी तक ये 40 मिनट, ये ये जो 40 मिनट हम लोगों ने डिबेट किया, इसमें कुल मिलाकर अभी तक जो बात है कि हर दल के अंदर समस्या है और हर दल को पता है कि दूसरे दल के अंदर भी क्या समस्या है। सुहेली जी बहुत बोल रही हैं। भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान जी एक ऐसे चरित्र के रूप में उभरते हैं जो मंत्री पद पाने के लिए ठीक है, वो किसी भी स्तर तक सिद्धांत की दिलानी दे सकते हैं। और नहीं, इन्होंने गोधरा दंगे के बाद इस्तीफा दिया था, गोधरा दंगे के बाद इस्तीफा दिया था आपने, उसके चलते या इस्पात मंत्रालय बदलने के लिए, पहले इसका जवाब दीजिए। आपने रेलवे मिनिस्ट्री पाने के लिए इस्तीफा दिया था 2001 में, अब हम लड़ेंगे नहीं आपसे। प्लीज सर, ये आप महिला हैं, आप वंदनीय है मेरे लिए, आप महिला हैं, वंदनीय है मेरे लिए, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। लेकिन बिहार की जनता को जवाब नवल शर्मा जी पूरे रामविलास पासवान जी का रहस्य क्या था 2001 में? उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रालय बदलवाने के लिए कि गोधरा दंगे की प्रतिक्रिया में दिया था? ये पूछ दिया जाए। नवल शर्मा जी जिस विषय पर प्लीज इसको विधानसभा ना बनाए, बहुत गुजारिश है मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक करके बात कर। ये विधानसभा ना बनाया, मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हम लोगों को डिबेट करने का। बिल्कुल साफ गोई से और ईमानदारी पूर्वक रखनी चाहिए। हाँ, अब सच ये है कि इतना जो देख रहे हैं, जो आग लगी हुई है और जो सांप लौट रहा है सीने पर, इसका एक ही कारण है कि विलय के बाद मेरा बोड़िया बिस्तरा भारतीय जनता पार्टी समझ रहा है कि अब सिमट नहीं। हाल में गांधी मैदान में बीजेपी के और दूसरी बात, एक नवल जी ने कहा, नवल जी ने जो आपने उसी में एक सवाल खड़ा कर दिया। आपने कहा कि हड़बड़ी, अरे जब हमारा अलायंस हुआ था, जिसकी चर्चा नवल जी ने की, अल्प समय में अलायंस हुआ था उपचुनाव में, तो इनका तो बढ़िया बेसरा बना गया था। तो इनके दोनों कर लिया। देश की जनता ने अंगीकार किया समाजवादियों की एकता को। इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये देश को नई दिशा देंगे, जो नया मोर्चा बनने की बात हो रही है। बहुत ही छोटा सा विराम, हाजिर हो रहे हैं। कैश 22 लिखा है, अच्छी बात है कि मुझे भी इस विषय पर परीक्षा नहीं देनी है, वरना 100 में से 22 नंबर भी नहीं आते, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं मिल पाया क्लियरली कि क्या है। फिर भी मैं समझना चाहता हूँ, कट टू कट सवाल होगा, प्लीज स्टीरियोटाइप जवाब मत दीजिएगा, सीधे सीधे आंसर दीजिएगा। मेरा सवाल अभी शक्ति यादव जी से है। शक्ति यादव जी, आप अगर देश को एक विकल्प देना चाहते हैं तो किस लिए देना चाहते हैं? गवर्नेंस के मुद्दे पर देना चाहते हैं? लोगों को न्याय देंगे आप, रोजगार देंगे आप, यही मकसद है? चुनाव जीतना मकसद है? आप इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र में जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता से जो एग्रीमेंट करता है, घोषणा पत्र जो होता है वो एग्रीमेंट है, इकरारनामा है। ठीक। तो देश के जो तत्कालीन अभी वर्तमान जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चुनावी सभाओं में जो कई वादे किए, और वादे के बाद जिस तरह से मुकरने के बाद जिस तरह से देश में नफरत की राजनीति चली, इनके सांसद देश के गांधी को, जो देश के गांधी बाबा हैं, उनको अंग्रेजों का दलाल कहा गया।
उन गॉडसे की मूर्ति बनाने, अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अब सवाल हमसे हो रहा है, गॉडसे को महिमा मंडित किया जाए। आदित्य जो योगी है उन्होंने कहा कि ये गंगा में दूसरे धर्म के लोग, मैं इसलिए से जुड़ रहा हूँ, देश के अंदर धर्म आधारित राजनीति, मजहब में लड़ाने का जो चल रहा है इनका खेल, नंबर एक, इसको आपको एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, नंबर एक। नंबर दो, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस देश में जरूरी है, विकास जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव देंगे, ये बिल्कुल देंगे, जो लोग देंगे। ऐसा है, समाजवादियों की जो एकता हुई है, देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मिर्ची लग गई है, और इनके जो है ना, इनकी लंबाई घट करके नीचे आ गई है। आधार पर मेरा सवाल आपसे, नवल शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। तथ्यों के आधार पर आप तो क्योंकि एक ऐसे पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नेंस की चर्चा नीतीश कुमार के साथ होती रही है, बड़ा आश्चर्य है और अफसोस भी है कि आप मुलायम सिंह यादव जी के साथ जा रहे हैं। आप बताइए कि कैसे गवर्नेंस, अफसोस है कि नीतीश कुमार साहब एक ऐसे पार्टी के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं जिनके राज्य में दंगा हो रहा है, जिनके राज्य में नौकरी नहीं है, जिनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप कैसे गवर्नेंस का पर्याय बनेंगे देश के स्तर पर? निकालिए। एक साथ लंबा सवाल पूछा आपने। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले 84 कोस परिक्रमा किसने करवाई थी, मुलायम सिंह यादव ने या बीजेपी ने? उत्तर प्रदेश में साधुओं का जुटान किसने करवाया था, मुलायम सिंह ने या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने? पूरा देश जानता है कि बीजेपी के डीएनए में दंगा बसा हुआ है। क्या मुलायम सिंह यादव की पार्टी के किसी नेता ने कहा था क्या कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या 10% से ज्यादा होती है वहीं पर दंगे होते हैं? क्या मुलायम, नहीं, जब सवाल पूछे तो सुनना पड़ेगा। नहीं, सुनिए प्रभु, आप बात मत काटिए ना। मुलायम सिंह यादव साहब ने ये भी कहा, मुलायम सिंह यादव साहब के बहुत सारे बयान है मेरे पास। मुलायम सिंह यादव साहब ने ये भी कहा इनको लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि वुमेन सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। उन्होंने कहा कि रेप हो जाते हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं, बहुतों से होती है, हम भत्ते देंगे। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने यह बयान किन परिस्थितियों में दिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने दिया जाए। मुलायम सिंह यादव जी ने यह नहीं कहा ना कि हिंदू स्त्रियों को 4-4 बच्चा पैदा करना चाहिए, यह बीजेपी के नेता ने कहा। इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है दिल्ली में, और आप बीच में क्यों बोल रही है मैडम? तो फिर आप बोलिए आपको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, आपको भी नहीं बोलने देंगे। दिल्ली में 3 बलात्कार हुआ 4 दिन पहले, एक दिन रात में। दिल्ली में 3 बलात्कार हुआ एक दिन में। दिल्ली में 3 बलात्कार हुआ एक दिन में। इस पर तो बीजेपी के किसी नेता का जवाब। खैर, मैं दूसरी बातें बता रहा था। आप उस बयान की निंदा कर दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल निंदनीय बयान है, ऐसा थोड़ा है। आप निंदा कर, मैं इस तरह के किसी भी गैर जिम्मेदार बयान का समर्थन नहीं कर सकता हूं। आप एश्योर करते हैं कि आगे इन चीजें नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी भारतीय राजनीति के किसी भी गंभीर राजनेता के लिए, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो या किसी पार्टी के नेता हो, इस तरह के बयान क्षम्य नहीं है। इस तरह के बयान क्षम्य नहीं है, मैं तो बता रहा हूं किसी के लिए भी इस तरह के बयान क्षम्य नहीं है। शरद यादव साहब को तो हटाइए, इस तरह के बयान क्षम्य नहीं है। मैं दूसरी बातें बता रहा था, क्या कहे कि गवर्नेंस की जो बात है, गवर्नेंस की बात है, भारतीय जनता, मुलायम सिंह आपके अध्यक्ष बने जा रहे हैं। सर बोलने दिया जाए, सवाल जब पूछ लिया तो बोलने दिया जाए। तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति दंगा के इर्द गिर्द घूमती है, और बिना दंगा के बीजेपी की कोई रणनीति पूरी नहीं होती है। दूसरी बात है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ा अपराध अगर देश में है तो जनता के साथ किए गए वायदों से मुकर जाना, यह राष्ट्रीय अपराध है, और बीजेपी और इसके नेता नरेंद्र मोदी ने यह राष्ट्रीय अपराध किया है। तीसरी बात है कि जिस तरह से सर एक सेकंड और नरेंद्र मोदी को 31% लोगों ने चुना, बाकी 69% लोगों का दल कौन है? ठीक है, देश के 69% लोगों का दल कौन है? हम यही सवाल खोज रहे हैं। हम यही सवाल खोजने जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ है जिनको 19% वोट मिला था, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस कांग्रेस के साथ आप हैं, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे कांग्रेस से कम वोट तो मेरा है, तो हम तो सारे मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। शक्ति यादव जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस तरह के तर्कों के सहारे हमारे विलय के औचित्य को कम कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत एक बेसिक सवाल आपसे पूछता हूं कि गवर्नेंस आप देंगे लोगों को, है ना? 30 सेकंड से मेरे सर, मोरारजी देसाई की सरकार भारत की सबसे कम भ्रष्ट सरकार थी। आप इस बात को जानते? मैं आपसे बिहार पे, मोरारजी देसाई की सरकार सबसे कम भ्रष्ट सरकार थी सर। मेरा सवाल, मंडल कमीशन हम ही लोगों ने देश को दिया, तो हमारी कई सारी उपलब्धियां हैं। रिलैक्स, बिहार पे भी चर्चा करेंगे, वक्त नहीं है मेरे पास। शक्ति यादव जी, मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि INLD के साथ जाकर और देवेगौड़ा जी के पार्टी के साथ जाकर, जिनका बहुत अस्तित्व नहीं है अपने राज्यों में, आप गवर्नेंस दे पाएंगे और देश के स्तर पर आप आ पाएंगे एक ऐसी स्थिति में जब आपके अंदर भी कंफ्यूजन है? छोटा सा जवाब। समाजवादियों की एकता देश के अंदर में एक नया आयाम देगा देश को, और एक मजबूत विकल्प
और देश की जनता इसको अंगीकार कर रही है। तरह तरह की टिप्पणियां आ रही है देश के अंदर पॉजिटिव। और मैं बता रहा हूं कि जब जब इस समय डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि देश के अंदर में कोई अगर राजा वादा खिलाफी करता है तो अपराध की श्रेणी में। और दूसरी बात, जिस राज का राजा जनतंत्र में जन आकांक्षाओं को भुला कर करके सिर्फ अपना उद्योगपति प्रस्त होने का सिर्फ सबूत पेश करता हो, उस देश की जनता को भिखारी होने से कोई नहीं। आपके अध्यक्ष पर यह आरोप है। बीजेपी से मेरा सवाल है कि आप फाइनली कुछ तय कर पाएंगे अपने संदर्भ में? इनके यहाँ झगड़ा है तो आप भी सुलझा नहीं पा रहे। एक बता दो मैं, अमित शाह एक दिन रुक के गए, ज्यादा रुक के गए, ज्यादा देर जिन स्टेट में सरकार है आज गुड गवर्नेंस कहीं नहीं, उन सारे मामलों पर बिहार गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हम बोले कि गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। लोग चलाने वाले नरसंहार नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी में सबसे खराब प्रशासन है बीजेपी राज्यों में। तिहाड़ जेल से बेऊर जेल, मध्य प्रदेश में सबसे खराब प्रशासन छत्तीसगढ़ में। क्या बात कर रहे हैं? शासन के प्रतीक नहीं बन सकते। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा आपके खिलाफ जाता है। ये दोनों व्यक्ति बिहार आज दहशत में है। केवल बहुत झूठी पार्टी, ये बहुत झूठी पार्टी के नेता कभी सच नहीं बोल सकते। स्वेली मेहता जी, आप बताइए, इनके अंदर अगर लड़ाई होती रही तो क्या आपको कठिनाई हो जाएगी? लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारी चिंता है कि जिन्होंने इन लोगों ने स्वास्थ्य और शिक्षा को जो एकदम खत्म कर दिया है इस राज्य में, हम अपने चुनाव अभियान में उसको लेकर जाएंगे और हम जब सरकार बनाएंगे बिहार में शब्दों का जाइए ना, इंतजार कर रही है जनता। जाइए इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद विजय सिन्हा साहब बीजेपी से, नवल शर्मा साहब जेडीयू से, सुहेली मेहता एलजेपी से, शक्ति यादव साहब आरजेडी से। 1 घंटे में मैंने कोशिश की थी कि कुछ नया एक एंकर के तौर पर करें, कुछ कंक्लूजन निकाले, लेकिन फाइनल मामला मेरे लिए भी कैश 22 ही रह गया। यही थी बड़ी बहस।